ओके इस क्लास के अंदर डेटा हैंडलिंग का एक कंप्लीट वन शॉट आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि चैप्टर को हम कंप्लीट करा चुके हैं, वन शॉट क्लास ये बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, यानी आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और जितने भी आप लोग के डाउट्स रहेंगे ये सब इसमें कवर कराए जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बता देता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है डेटा हैंडलिंग। तो इसमें हमें जानना है, मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि मुझे इस पूरे आर में इस क्लास को वन शॉट में कवर करना है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा का मीनिंग है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना, बेटा वो डेटा होता है। बात समझ में आ गई? डेटा क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना, वो आपका डेटा कहलाता है। उसके अलावा डेटा के अपने दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं और सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं। अब फर्स्ट हैंड डेटा क्या होता है? जब आप डायरेक्ट उसका सोर्स खुद हो, यानी फील्ड में जाकर के खुद डेटा को कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल कि आप अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जाएं, अपने लोकेलिटी में जाएं और वहां जाकर के ये चेक करें कि आपके 10 घर हैं, आपके नेबरहुड जो हैं वो 10 लोग हैं, और हर गेट पे जाके नॉक करें और डिटेल लें कि कितने बच्चे उसमें पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। एक इस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये फर्स्ट हैंड डेटा होगा, यानी आप इजीली अपने हैंड से कलेक्ट करें। और जब आप किसी अखबार के जरिए से, किसी इंटरनेट के जरिए से या किसी दूसरे अदर सोर्स से डेटा को जो कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा, जिसका नाम है सेकेंड हैंड डेटा। बात क्लियर? इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम और भी कई सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। वो आपका क्या रहेगा बच्चों? देखो यहां पर जानना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द सेम ऑब्जर्वेशन अकर्स, ये फ्रीक्वेंसी है। रेंज क्या होता है बच्चों? इसके अंदर ये चीजें हमें जाननी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बता दे मैंने कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी रेंज की बात करेंगे, जो हम किसी भी डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से जब हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका रेंज हो जाता है। और रेंज पे पीछे के हमने कल की क्लास में कई क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो इसके बाद आपको जानना है यहां पर क्लास मार्क क्या है, मिड वैल्यू क्या है। क्लास मार्क और मिड वैल्यू ये आपकी सेम ही चीज है बच्चों। क्लास मार्क और मिड वैल्यू आपकी सेम चीज है, ये याद रखना है। असल में ये निकलती किस तरह से? जो क्लास इंटरवल होता है इसको आपको समझना है कि क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल जो है वो आपका, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0 to 10 या 10 to 20। अब मान लीजिए कि ये आपका लोअर लिमिट कहलाता है और ये आपका अपर लिमिट कहलाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। जो लोअर लिमिट होता है, जो अपर लिमिट होता है, जब हम दोनों का सम कर देते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्लास मार्क आ जाता है, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। बात सबके क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास मार्क आपका क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद क्लास इंटरवल और साइज और विड्थ की बात करेंगे। तो इसके मतलब क्लास इंटरवल का जो यहाँ पर साइज और विड्थ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वो चीज क्या है ये समझना है। यानी अगर कोई एक क्लास इंटरवल है जैसे कि 20, यानी आपकी क्लास इंटरवल 10 to 20 था। एक क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 20। तो इसके अंदर ये लोअर वाला है और ये बच्चे अपर वाला है। याद रखो जब हम अपर में से लोअर को लेस करते हैं तो ये आपका बच्चों क्लास साइज आ जाता है, जिसे हम हाइट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हाइट भी कहते हैं। और क्लास साइज है ये, या इसको हम हाइट भी कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर 20 में 10 को लेस करने पे मैमूना सफिया यहाँ पर क्या आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है अलमिया। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं। इस पर भी पीछे के सालों में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मैंने कल की क्लास में PYQs कवर कराए थे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों क्या होता है? ये 3 तरह के होते हैं। एक मीन है, एक मोड है, एक मीडियन है। एक मीन है, एक मोड है और एक मीडियन। क्लियर? तो इस तरह से 3 टाइप के आपके यहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। जब हम बात करेंगे बच्चे मीन की, उसे हम दूसरे वर्ड में एवरेज भी कहते हैं। मीन कैसे निकलता है? कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मीन को बताना चाहूंगा, तो अगर आपको फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है, अगर क्वेश्चन ऐसे बन के आता है बच्चों, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर? क्या है? फर्स्ट 5 होल नंबर, यानी शुरू के 5 होल नंबर का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। इतनी बात क्लियर? तो यहां आपको यह समझना है कि अगर आपका मीन फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 and then 1,
देन 2, देन 3, देन 4। ये 5 शुरू के होल नंबर हो गए बच्चों। और जब हम इसका मीन निकालेंगे तो मैंने जैसा कि फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर कितने 5, तो इसके बाद आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1 2 3 3 6 और 4 10, 10 by 5 यू गॉट 2। तो मीन इसका आ जाएगा 2। ये एक बेसिक एग्जांपल था। इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं। When we talk about median, मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन किस तरह से आता है, कैसे निकलता है? ये आपके दो तरीके से निकलता है, यानी इसके अंदर दो फार्मूले होते हैं मीडियन के अंदर बच्चों। एक आपका इवन के केस में एक फार्मूला होगा, एक आपका ऑड के केस में एक फार्मूला होगा। तो बच्चों उसको कैसे पहचानना है कि जब आपके डेटा की काउंटिंग अगर ऑड नंबर में है तो उसका अलग फार्मूला है, जब आपके डेटा की काउंटिंग इवन नंबर में है तो उसका अलग फार्मूला है। जब हम मीडियन निकालते हैं अलविया तो बेटा वहां पर क्या होता है कि उसको पहले हमें शाहनवाज रीअरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मीडियन निकालते वक्त। ठीक है बेटा सोफिया, मीडियन निकालते वक्त क्या होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, घटती हुई या बढ़ती हुई तरतीब में हम उसको अरेंज करते हैं उस डेटा को, देन उसके बाद वहां पर मीडियन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना सबका क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पर मोड का भी बताएंगे, पहले मीडियन की बात करें। इधर सुने, यहां आपके पास में मैंने कहा मीडियन, तो मीडियन क्या है? द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा आर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने बताया, इफ देयर आर टू नंबर्स आर इन द मिडिल, फाइंड द मीन एवरेज ऑफ दोस टू नंबर। अगर दो नंबर आते हैं मिडिल में तो वहां पर उनका मीन निकालना पड़ता है, तो वो मीडियन बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसा कि एक डेटा आपको अभी मैं क्रिएट करूंगा, यहां पर ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होगा बच्चों तो आपको करना होगा, अगर डेटा का ऑब्जर्वेशन ऑड है मीडियन निकालने के लिए तो n+1/2 करना होगा। क्या करना होगा? n+1/2 करना होगा। और अगर डेटा का ऑब्जर्वेशन इवन है तो उस केस में n/2, फिर उसके बाद जो वैल्यू उससे बनेगी प्लस करेंगे, n/2 + 1, फिर दोनों वैल्यू का सम करके यहां 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहां एक डेटा लिखा है 2 5 7 9 4 1 0। अब जरा यहां ध्यान से देखो कि आपके सामने एक डेटा लिखा है और मैं कह रहा हूं कि इसका हमें मीडियन निकालना है, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे किस में बेटा? असेंडिंग में कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7 एंड फिर उसके बाद 9। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा अरेंज हो चुका है। तो जब आप इस डेटा को काउंट करेंगे तो काउंट करने पर बच्चों कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7। कितना है भाई? 7। और 7 क्या होता है? 7 इज ऑड नंबर। क्या होता है? 7 ऑड होता है। तो ऑड के केस में आपको फॉर्मूला लगाना है मीडियन निकालने के लिए, आपको लगाना है ऑड का केस। जैसा मैंने बताया, ऑड के केस में n+1/2 होता है। तो n क्या चीज होती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों। तो मीडियन निकालने के लिए आपको करना है n+1। तो कितने थे भाई? 7। n+1/2 जैसा मैंने बताया, तो ये हो जाएगा 7+1/2। आपको मिला 7+1 8/2, आपको मिल जाएगा 4। तो ये 4 नंबर का अब जो आएगा आपका चौथे नंबर पे जो भी नंबर आएगा वो आपका मीडियन होगा। तो मेरे भाई ये 1 पर है, ये 2 पर है, 3 पर है, 4 पर। तो इत्तेफाक से 4 पर 4 ही है। तो इस केस के अंदर आपका जो मीडियन आ रहा है वो है 4। क्लियर? मीडियन इज इक्वल टू 4। बात क्लियर? अगर मान लीजिए कि इसी डेटा के अंदर यहां पर एक नंबर और लिखा होता जो कि 10 है। अब यहां पर इस डेटा के, ये एक रॉ डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, बट आपको ये देखना है कि ये डेटा बेसिकली क्या है? इवन है या ऑड है। तो जैसा मैंने अभी पीछे आपको ऑड के केस में समझाया, इसके अंदर एक नंबर बढ़ा दिया तो बच्चों ये हो गया इवन, क्योंकि इसके अंदर 8 हो गए। अब इवन का केस में क्या रहेगा उसका मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इन केस ऑफ इवन, यानी इवन के केस में मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? आपको करना है, मैं शॉर्ट में एम ही लिख रहा हूं, आपको करना है n/2। तो भाई कितने नंबर है वो टोटल? 1 2। लेकिन उसके लिए हमें पहले डेटा को अरेंज भी करना होगा बच्चों। जैसा कि मैंने यहां अरेंज किया तो 9 के बाद 10 है, तो ये असेंडिंग में बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब इस केस में मैं किस तरह निकाल रहा हूं? मैं यहां पर मीडियन निकाल रहा हूं इवन के केस में। कैसे पहचाना? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं भाई? 8। 8 क्या होता है? इवन होता है। और इवन का फॉर्मूला क्या है? इवन का फॉर्मूला है n/2, यानी 8/2, फिर उसके बाद प्लस 8/2, फिर प्लस एक और बार 1 कर दो। इस तरह से आप निकालने वाले हैं। तो बच्चों 8/2 का मतलब 4 होगा। सही है। अपॉन 2 भी आएगा इसके अंदर। 8/2 का मतलब क्या होगा बच्चों?
बताइए जल्दी से। 8/2 का मतलब होगा 4, तो ये आ गया 4 प्लस, अब यहां पर क्या होगा 4 + 1 5, कितना हो गया भाई 5 अपॉन 2 करेंगे, तो ये 4th और 5th क्या है ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब ये 4 और 5 का सम नहीं करना, इवन के केस में इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया यहां पर हमने जो सम किया, डिवाइड करने में जो भी वैल्यू आई वो क्या है 4, तो 4 का मतलब इस केस में है कि इस डेटा के अंदर चौथे नंबर पे जो नंबर आएगा वो होगा मीडियन। ऑड का केस में, इवन के केस में अब चौथा नंबर लें या पांचवा नंबर लें तो ये डिपेंड है। तो इसके लिए हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 चौथा नंबर और 5 पांचवा नंबर, दोनों का सम करो, यानी 4 + 5। इत्तेफाक की बात है कि यहां पर कोइंसिडेंस है कि चौथे नंबर पे यानी 4 नंबर पे 4 ही आ रहा है, 5 नंबर पे 5 आ रहा है, लेकिन आपको 4 और 5 नहीं लेने, जो यहां नंबर आएंगे वो नंबर नहीं लेने। मेरा कहना यह है कि उसकी पोजीशन को लेना है। बात समझ में आ रही है सबके, पोजीशन को लेना है। अब चौथे नंबर पे होता 8 तो आप 8 लेते, पांचवें नंबर पे होता 10 तो आप 10 लेते। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर सबका? ठीक है बच्चों, अफिया बेटा क्लियर हो रहा है? ठीक है सोफिया, अब दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 9 9/2, तो ये आ जाएगा बच्चे 4.5। तो मीडियन कितना आया इवन के केस में 4.5। तो ये था मीडियन निकालने। अगर हम मोड की बात करेंगे बच्चों, तो मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। मोड का क्या मतलब है? मोस्ट अकरिंग वैल्यू, यानी डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है, जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं मोड। यानी इसका मतलब है कि यहां पर मोड द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स द मोस्ट इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड। जैसे कि 4 5 3 4 3 2 4 6। अब यहां हम देख रहे हैं 4 एक बार है भाई, 4 2 बार है, 4 3 बार है, बाकी 3 2 बार है, 2 एक बार है और 6 एक बार है, 5 एक बार है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो मोड आएगा बच्चे वो क्या आएगा 4 आएगा, इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार टाइम्स आ रहा है। अब मैं आपको पीछे के साल का एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि पीछे के साल में एक क्वेश्चन ऐसा बना है कि वहां पर दो नंबर दो बराबर टाइम्स आ रहे हैं। मान लीजिए कि 4 अगर 3 बार आ रहा है तो 3 भी 3 बार आ रहा है, उस केस में दोनों के दोनों मोड हो जाएंगे। बात क्लियर है सबकी? इतना सबका क्लियर? यस। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एम्पिरिकल रिलेशन पर भी पीछे के साल में क्वेश्चन बन सकता है, और बना है, सॉरी बन सकता है यहां भी। तो कहना यह है कि इसको जानते किस तरह से हैं। देखो, एक मोड है अकेला और 3 मीडियन है, ऐसे याद रखो। मीडियन के 3 दोस्त हैं, मोड का कोई दोस्त नहीं है, और मीन के 2 दोस्त हैं, यानी इसमें से माइनस करना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये कहलाता है एम्पिरिकल। अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये चीज इधर माइनस से प्लस आ जाएगी, ये चीज इधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। तो उसको आप मेन स्ट्रक्चर को याद रखो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये होता है एम्पिरिकल रिलेशन। इसके बाद हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बार ग्राफ बनाने को एंट्रेंस के अंदर कभी नहीं आएगा, बल्कि यह हो सकता है कि बार ग्राफ या मल्टीपल बार ग्राफ, आपको कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है और उससे क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पुटअप किए जा सकते हैं। तो उस ग्राफ को सही वे में रीड करना चाहिए, उससे रिलेटेड हमने पीछे क्वेश्चन आप लोग कराए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एंगल पाई चार्ट का कैसे निकलता है, ये बात मैंने कल भी बताई थी, एक बार फिर रिपीट करते हैं। सेंट्रल एंगल पाई चार्ट का निकालने के लिए जिस किसी भी सब्जेक्ट को या जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम ले रहे हैं उसको रखेंगे ऊपर, यानी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। जैसे कि कल कई सारे सब्जेक्ट थे, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथमेटिक्स था, इस तरह से। अब ऐसे समझे कि यहां पर हिंदी का जो सब्जेक्ट है, ऐसे समझे, मैं सेंट्रल एंगल आपको सिखाता हूं कि जैसे हिंदी जो है उसके जो मार्क्स हैं उसके अंदर 72 हैं, इंग्लिश के अंदर इस बच्चे के मान लीजिए आउट ऑफ 100 है, इंग्लिश के अंदर 80 हैं, और मैथ्स के अंदर इस बच्चे के 90 मार्क्स हैं, और साइंस के अंदर इस बच्चे के 95 हैं। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए 400। अब तो समझना, मुझे मान लीजिए कि सेंट्रल एंगल इसका निकालना हिंदी का, क्योंकि मुझे इसके इन चीजों को, इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उसको पाई ग्राफ पे शो करना है। तो उस केस में सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालना जरूरी होगा। तो उसका तरीका यह है कि सेंट्रल एंगल जब भी किसी का निकालेंगे तो जिस किसी की भी वैल्यू हम चाह रहे हैं, जैसे कि हिंदी का देख रहे हैं, तो हिंदी की वैल्यू कितनी है भाई 72। अब टोटल इसका कितना हुआ इन सब का टोटल कितना हुआ 72, 80, 90, 95, सबका सम करो कितना हो रहा है जल्दी बताओ। देखो 8, 9, 95 और 72, 5 2 7 और 9 and 18, 18 और 26 और 26 और 7 आपका हो जाएगा 33।
26 और 7 33 हो जाएगा। तो 33 यहां आ गया तो आपने रखना है 337 और इसके बाद इंटू 360 कर देना है। मतलब क्या करना है, इंटू 360 कर देना है। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो जैसा मैंने बताया कि सम करने के बाद 360 से आपको मल्टीप्लाई कर, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा, जैसा मैंने कल भी करके दिखाया था। तो ये तरीका होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है, हालांकि इसको आप लोग निकाल लेंगे, तरीका मैंने बता दिया। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, यानी कोई चीज हो सकती है, कोई चीज नहीं भी हो सकती है, कितना परसेंट हो सकती है, कितना परसेंट हो सकती है, वो होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हम पढ़ने वाले किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उसमें करते हैं नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन हैपन, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूंगा प्रोबेबिलिटी, हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, यहां जो हम पढ़ने वाले हैं एक कॉइन्स के बारे में, उसके अलावा एक डाइस के बारे में, उसके अलावा हम एक प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, 3 चीजों के बारे में यहां पर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉइन्स है, डाइस है और प्लेइंग कार्ड्स है। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रखा जाता है, पॉसिबल आउटकम्स को, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे रखा जाता है। अगर मैंने कॉइन्स को लेकर के बात की आपको समझाने के लिए, एक बात समझ लेना यहां पर कि मान लीजिए कि कॉइन्स में आपके जो है, या डाइस में आपके जो है कितने नंबर होते हैं बच्चे? 1 होता है, मतलब डाइस फेंकने पर 2 आता है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर उसके बाद 4 आता है, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद 5 आता है, फिर उसके बाद 6 आता है, इस तरह से 6 नंबर है। अब आपसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि इसके अंदर इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर दैट इज इक्वल टू, इवन एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इवन नंबर आर दोज नंबर which are divisible by 2, कह सकते हैं कि 2 से कट रहा है, ये और ये। तो कितने नंबर है भाई? 3, और टोटल कितना है? 6। तो 3 1 जा, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बाद क्लियर होगी सबके। 3 1 जा 3 2 जा, तो इस तरह से 1/2। ये एक बेसिक एग्जांपल था प्रोबेबिलिटी का डाइस को लेकर के। अब इसके अलावा हमें एक और चीज समझनी है जिस पर कभी कभी क्वेश्चन बनता है, प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट हैपनिंग -1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपनिंग। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग यानी ई बार, इसमें से इसको निकालने के लिए 1 में से लेस करना है। लेकिन असल स्ट्रक्चर इसका क्या है बच्चों, जरा समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग यानी हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन, यानी यहां पर बार लग रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर क्या लग रहा है? बार लग रहा है। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, यहां पर क्या लग रहा है? बार लग रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन, अच्छा बार उधर हमने लगा दिया नॉट हैपन में, यहां जरा हटा देते हैं। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन दैट इज इक्वल टू 1। याद रखना ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब इवेंट नॉट हैपन के मान लीजिए कि एक बैग के अंदर, इसकी एग्जांपल हालांकि आपके इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने जो पीवाईक्यू की है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को याद रखो, मे भी ये पूछ लिया जाए। तो याद कैसे रखना है कि पी ई बार प्लस पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए कि मुझे इवेंट हैपन निकालना है, जो इवेंट हो रहा है वो निकालना है, तो मुझे क्या करना है? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार को सब्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालना है, ई बार का मतलब है कि नॉट हैपनिंग यानी ये वाला, तो उसमें 1 में से मुझे पी ई को लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद यहां पर इसके बाद एक और चीज यहां पर देख लेते हैं कि जब 2 कॉइन्स को एक साथ में टॉस किया जाता है तो उनके सैंपल स्पेस होते हैं 4। दोनों में देखो बच्चों समझो जरा, यहां पर जो है दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में टेल एक में हेड आ सकता है, और एक दोनों में टेल आ सकता है। इस हिसाब से इसके जो सैंपल स्पेस हैं यानी इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो आएगा बच्चे, क्या आएगा? 4 आएगा। जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, अगर सिंगल कॉइन टॉस किया जाएगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि एक हेड है एक टेल है। लेकिन अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाएगा तो उस केस में उसके कितने बनेंगे सैंपल स्पेस? 4 बनेंगे। पॉसिबिलिटी मैंने बताई
दोनों में हेड हो सकता है, एक में हेड एक में टेल हो सकता है, एक में टेल एक में हेड हो सकता है, और दोनों में टेल भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? आपका क्लियर? सारे बच्चों का क्लियर हो रहा है? वही सुभान अली, अरहान, अर्शान। अब हम बात करेंगे अगर 3 कॉइन को एक साथ में टॉस किया जाता है, उस केस में वहां पर कितना सैंपल स्पेस बनने वाला है। तो देखो याद रखो कि तीनों में हेड हो सकता है, 2 में हेड एक में टेल हो सकता है, एक में हेड एक में टेल एक में हेड फिर से हो सकता है, इस तरह एक में टेल और 2 में लगातार हेड हो सकता है, और एक में हेड और 2 में टेल हो सकता है, फिर टेल हेड टेल हो सकता है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है, फिर तीनों में टेल भी हो सकता है। इस हिसाब से टोटल जो है 3 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करने पर इसका जो सैंपल स्पेस आएगा बच्चे वो कितना आएगा? 8 आएगा। ये बात सबके समझ में आती है? तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके बाद ये मैं बता रहा था, जब इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस और 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इसमें देखो जब 2 डाइस एक साथ में गिरे, तो ये जो मैं कल बात कर रहा था, जो आप पूछ रहे थे, इसके अंदर मैं एक बात बता रहा था डबलेट की। तो डबलेट का केस 1-1 होगा, 2-2 होगा, यहाँ पर 3-3 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा, 6-6 होगा। अगर आप गौर से देखें तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है लाइक स्टेयर्स। तो ये आपका डबलेट कहलाता है, और डबलेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 होती है बच्चों। उसका रीजन ये है कि डबलेट जो है यानी 2 डाइस एक साथ फेंकने पर 2 नंबर सेम आ जाए दोनों में, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट अगर हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहां बनेगा 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 36। आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, मतलब रिड्यूस करने पर यह आ जाएगा 1/6। कितना आंसर आया? 1/6। तो इस तरह से आपको याद रखना है डबलेट का। क्लियर सबका? इसके बाद यहां पर कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं सारी चीजें करा चुका हूं। अब मैंने बताया डाइस के ऊपर किस तरह से रहता है, उसमें 6 आपके नंबर होते हैं 1 से 6 तक में। उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि उसके अंदर इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइम कौन सा होगा, कंपोजिट प्राइम नंबर वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, एक नंबर 1, एक कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ये सब चीजें हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये एक तरह से ओवरव्यू हो रहा है। अब अगर कॉइन्स की बात करेंगे, सिंगल कॉइन में हेड और टेल होगा। डबल कॉइन को फेंकने पर यानी 2 कॉइन को फेंकने पर एक साथ में कंडीशन मैंने अभी बताई, 4 सैंपल स्पेस। 3 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करने पर 8 सैंपल स्पेस। और इसके अलावा प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया, प्लेइंग कार्ड्स असल में 2 तरह के हैं। एक आपका ब्लैक होता है एक आपका रेड होता है। ब्लैक के अंदर 2 टाइप से स्पैड्स और क्लब्स जिसमें 13-13 आते हैं, और रेड के अंदर 2 टाइप से डायमंड्स और हार्ट्स 13-13 आते हैं। इस केस के अंदर यहां पर आपके एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहां तक आपके हर सेट के अंदर 13 कार्ड होते हैं। और हर सेट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। तो इस तरह से ये पूरे आपका यहाँ पर इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। पीवाईक्यूज भी हो गए, कल से रिवीजन क्लास शुरू होगी चैप्टर 1 से। ठीक है।